प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज पढ़ने वाले हैं आप त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत आता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 9 होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, इसके पहले त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अर्थात प्रश्नावली 8 के पूरे वीडियो अपलोड हैं। यदि आप उनको ना देखे हों तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इन वीडियो को भी देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1, जिसमें आपके 16 क्वेश्चंस हैं, 16 प्रश्न हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आप ओनली 5 क्वेश्चंस देखेंगे, केवल 5 क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो देखने में भी दिक्कत होती है। छोटा वीडियो रहता है तो आप आसानी से देख ले जाते हैं, तो इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में आप केवल 5 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके अगले पार्ट में फिर 5 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर अगले पार्ट में 5 क्वेश्चंस देखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.1 पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पढ़नी है, जानना है, वो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें आपका मुख्य पॉइंट है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। सबसे पहले आप जानेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण किसे कहते हैं या उन्नयन कोण क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये पर यहाँ पर, और यहाँ पर आप हैं, ये आप हैं, ठीक। यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई वस्तु है। अब ये व्यक्ति इस वस्तु को देखता है तो देखेंगे आप, ये व्यक्ति जो है इस वस्तु के नीचे है। अर्थात देखिए, ये वस्तु जो है ऊपर है और ये व्यक्ति नीचे है। तो जब ये व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा तो देखने के लिए इसे अपने सिर को उठाना पड़ेगा। और देखिए, जब तक इस सिधाई पे देखेगा तो इसके द्वारा एक क्षैतिज रेखा बनेगी। देखिए, ऐसे सिधाई पे, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, जो सिधाई पर हो। और जब ये व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा तो अपने सिर को उठाएगा, और अपने सिर को ये जब उठाएगा इसको देखकर, तो इसके द्वारा एक और रेखा बनेगी, ये रेखा बनेगी, और इससे एक कोण का निर्माण होगा। उस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। फिर से समझिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही हैं, और यहाँ पर कोई वस्तु है। जैसे सपोज डेट, मान लीजिए हवाई जहाज़ जा रही है, यहाँ पर हवाई जहाज़ जा रहा है, या कोई चीज़ है और ये इसको आप देख रहे हैं, या कोई मीनार है उसका शिखर आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, आप देख तो सिधाई में देखें तो एक क्षैतिज रेखा बनेगी, और जब इसको देखने के लिए अपने सिर को उठाएंगे तो एक और रेखा बनेगी, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इन दोनों रेखाओं के द्वारा एक कोण बनेगा, जिसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि उन्नयन कोण क्या होता है। सरल भाषा में समझिए कि कोई वस्तु ऊपर हो और आप नीचे हो, और उस वस्तु को देखेंगे तो अपने सिर को उठाना पड़ेगा, और सिर को उठाने, और जब आप सिधाई में देखेंगे ऐसे, और उसके द्वारा उनके बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहें? दूसरा पॉइंट आपका है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण। देखिए, अवनमन कोण, दूसरा पॉइंट आपको समझना, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या है? मान लीजिए आप छत पर हैं, ये आप हैं, यहाँ छत पर हैं या किसी चीज़ पर हैं, ऊपर ऊंचाई पर हैं, और नीचे यहाँ मान लीजिए कोई चीज़ जा रहा है। सपोज डेट, मान लीजिए कार जा रही है। क्या जा रही है? कार। ये कार जा रहा है, ये कार जा रहा है, और यहाँ आप ऊपर छत पर हैं या किसी ऊंचाई पर हैं, कहीं पर भी हैं। अब आपको इस कार को देखना है, तो देखिए, आप पहले देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? सिधाई में। तो इसके द्वारा एक रेखा बनेगी। क्या रेखा बनेगी? जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब आपको इस कार को देखने के लिए अपने सिर को नीचे करना पड़ेगा, तो अपने सिर को नीचे करेंगे तो एक रेखा और बनेगी, एक रेखा और बनेगी, और इसके द्वारा एक कोण का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। बात समझिए। आप किसी छत पर हैं, किसी मकान के, कोई मकान है उसके छत पर खड़े हैं, नीचे से कोई कार जा रही है। अब आप देखिए, कहाँ देखेंगे? आप सिधाई में देखेंगे तो एक क्षैतिज रेखा बनेगी, ये बन गया।
अब इस कार को देखने के लिए अपने सिर को नीचे करेंगे तो एक रेखा और बनेगी और इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण का निर्माण होगा जिसे कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अब मान लीजिए ये जो बिल्डिंग है इसे सीधी है और यहाँ पर इसकी कार इसे सीधी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये बना अवनमन कोण, तो ये भी कोण जो अगर ये थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोण बने तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये कोण होते हैं एकांतर कोण। तो अगर इसका मान थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये कोण एकांतर कोण होते हैं। तो अगर इसका मान समझ लीजिए, इसका मान लीजिए ये है, इसका मान ये तभी ये होगा। तो ये देखिए ये और ये आपके क्या हैं? ये समांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होंगी और इनके बीच का ये कोण कौन सा कोण है? एकांतर कोण। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये होता है अवनमन कोण, ठीक है। अर्थात ऊपर से नीचे की कोई वस्तु को देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर की कोई वस्तु देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ बातें जो हैं आपको, सारणी जो होता है मान वाला सारणी, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का ये जो मान लिखवाया गया था, 0 अंश का मान कितना होगा और 30 अंश का मान कितना होगा, 45 अंश का मान कितना होगा, 60 अंश का मान कितना होगा, 90 अंश का मान कितना होगा, इसको भी एक बार जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो मैं एक बार आपको उसको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए। प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने वो सारणी है। देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान जिसमें इस सारणी में दिया है। देखिए साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/2, 60 अंश का मान 1/3, 90 अंश का मान 1। इसी प्रकार सबके मान दिए हैं। तो इन मानों को भी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात प्रश्नावली 9.1 में ज़रूरत पड़ेगा, जिसको याद होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्नावली 9.1 है, देख रहे हैं। देखिए 9.1, प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पर लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 सेंटीमीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा आकृति देखिए आकृति, ये आकृति आपके सामने बनी हुई है। इस आकृति को देखिए। देखिए ये जो रस्सी है यहाँ से यहाँ तक की, मतलब डोर की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर है और इस डोर और जो क्षैतिज है उसके द्वारा, भूमि के द्वारा बना कोण ये आपका है 30 अंश। तो कह रहा है आपको कि खंभे की ऊंचाई बताइए। खंभे की ऊंचाई मतलब ये आपको बताना है, ये वाला आपको क्या करना है? बताना है। तो आप क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे, क्या कीजिए, हल डालिए, लिख देंगे ढाल। नंबर 1 आप लगा रहे हैं तो नंबर 1 हल डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। दिया है मतलब क्या दिया है? दिया ये है जो AC का मान है, AC का मान 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। AC का मान 20 मीटर, ठीक। और कोण जो है, कोण ये CB कहें या कोण C कहें, इसका मान है 30 अंश। और ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा कोण है? इस तरह से कहीं बना हो तो वो होता है 90 अंश। ये 90 अंश कोण है, समकोण है। और कोण B का मान जो है वो 90 अंश अर्थात समकोण है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज चलेगा, वो समकोण त्रिभुज चलेगा। क्या चलेगा? समकोण त्रिभुज। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा। अब त्रिभुज ABC में देखें तो ये देखिए ये 90 अंश है तो इसके सम्मुख ये देखिए ये भुजा जो होगा ये कर्ण होगा। 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। और जिस कोण के अनुसार देखेंगे तो इस कोण के अनुसार देखा जाए तो इसके सिधाई वाला लंब होगा। जो कोण लेंगे उसकी सिधाई वाला लंब और दूसरा जो बच जाएगा आधार। तो ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक। अब ये देखिए ये कर्ण मालूम है और लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, ठीक है। तो कर्ण और लंब मालूम है
तो आप देखिए कर्ण और लंब किसका फार्मूला होता है, कर्ण बटे लंब लगाओ या लंब बटे कर्ण लगाओ, ये किसका सूत्र होता है। तो आपको मालूम होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आगे समझिए, साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब आपका है ये भी और बटे कर्ण है ये सी, लंब ये भी और कर्ण ये सी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए थीटा का मान कितना है, यहाँ थीटा का मान 30 अंश है और ये भी मान पता ही नहीं है, अब ए सी का मान 20 मीटर है, तो यही रख दीजिए, थीटा के स्थान पे रख दीजिए 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 30 अंश। और बराबर ये बी का मान नहीं मालूम है और ए सी का मान मालूम है 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, बताइए साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 और फिर ए बी बटा 20, कैसे गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो कर देंगे तो हो जाएगा 2ab बराबर 20 और ये भी बराबर हो जाएगा 20/2। तो ये भी का मान देखिए कितना आ जाएगा 20/2, तो ये भी का मान आएगा 10 मीटर, ये भी का मान 10 मीटर, ये भी का मान 10 मीटर। और देखिए ये भी ही आपको निकालना था, देखिए यहाँ पर ये भी आपको क्या करना था, निकालना था। तो ये भी का मान आ गया 10 मीटर, अर्थात अतः जो खंभे की ऊंचाई होगी 10 मीटर होगी। यहाँ लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक, यही आपको बताना था, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है, अब अगला कोड समझिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, देखेंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, जो छूता है वो 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की क्या बताना है, ऊंचाई। अब बात समझिए। अरे स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। सपोज डेट, देखिए मान लीजिए ये आपका पेड़ है, एक ये क्या है, पेड़, ये पेड़ है आपका। ठीक, ये पेड़ है, क्या है आपका, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है और ये जो है आधी आया, तो आधी आने के कारण क्या हो गया, टूट गया। सपोज डेट मान लीजिए यहाँ से टूट गया तो यहाँ जमीन पर लगेगा। ठीक है, टूट गया, ये देखिए टूट गया, टूट गया तो ये आकर जमीन पर क्या हो गया, लग गया। अब ये जो लग गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो है बराबर रहेगा, इसका मतलब कुछ नहीं। ये जो लगा देखिएगा, ये जो लगा ये टूट गया, ये लगा जो ये 30 अंश कोण बनाता है, कितना बनाता है, 30 अंश। और यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ जो शिखर टच हुआ ये 8 मीटर है, क्या है, 8 मीटर। तो कह रहा है ये पेड़ की ऊंचाई बताओ, ये पूरा ऊंचाई कितना होगा, मतलब पेड़ कितना ऊंचा था ये वाला, ये बताना है आपको। अब मान लीजिए यहाँ लिख दिया जाए ये और यहाँ लिख दिया जाए बी और यहाँ लिख दिया जाए सी और यहाँ अगर लिखा जाए तो लिख देंगे डी। तो ये आपको करना है। ठीक है, अब आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ था जो आधी का ये पेड़ था, यहाँ पे ये बीडी पेड़ था, आधी आया और ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया और टूट कर जमीन पर गिरा तो 30 अंश का क्या बना है, कोण। और जो जहाँ पर गिरा वो पाद बिंदु मतलब उसके जड़ से 8 मीटर की दूरी पर था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर थी। तो कह रहा बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, हल डालेंगे, नंबर 2 है और इसको देखिए, इसमें आपको बताना जो है या जो दिया है लिख देंगे। तो यहाँ हमने माना है, माना क्या, देखिए माना क्या माने हैं, पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, बीडी, बीडी बराबर एच मीटर। ठीक है, इतने मान लिया, माना पेड़ की ऊंचाई बीडी बराबर एच मीटर। ठीक, अब देखिए ये मैंने आपको कहा कि हमेशा समकोण त्रिभुज लेना है, ये समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे त्रिभुज
ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में, ठीक है, ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो कोण जो सी है, कोण सी बराबर दिया है 30 अंश, ठीक, और बी सी बराबर दिया है आपका 8 मीटर, ठीक है। अब देखेंगे ये जो कोण है 90 अंश है, तो इसके सामने का ये होगा कर्ण, ठीक, और इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये होगा लंब, और ये जो बच जाएगा ये होगा आधार। के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ये फॉर आधार, ठीक। अब इस कोण के अनुसार और हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालने में ध्यान दीजिएगा, देखिए इतना हम निकाल लें और फिर इतना निकालने, दोनों जोड़ ले आ जाएगा। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, इतना निकालेंगे तो देखिए ये जो है आधार है और ये है लंब, ये है आधार, ये है लंब। तो लंब और आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। तो लगा दीजिए tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ठीक, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब आपका है ये भी और बट्टे आधार, आधार आपका देखिए क्या है बी सी, ठीक, आधार क्या है बी सी। आगे समझिए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, tan और थीटा का मान दिया, tan थीटा, थीटा का मान 30 अंश और बटे ये बी का मान मालूम नहीं और बी सी का मान 8 मीटर, ठीक है, बी सी का मान 8 मीटर। अब बताइए tan 30 अंश का मान कितना होता है। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जो tan 30 अंश होता है इसका मान होता है 1/3 बराबर हो जाएगा ये बी बटा 8, ये बी बटा 8। ध्यान से समझेंगे, कैसे गुणा कर दिए तो हो जाएगा 8 कन्नुम 8, 8/3 बराबर ये बी, ठीक है, ये बी का मान आ गया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा 8/3। तो इतना निकल गया, ठीक है। अब हमको ये वाला भी निकालना, ये वाला निकाल लें तो ये और ये जोड़ लेंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब देखिए पुनः लिखेंगे, पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः अब इसको निकालना है तो इसको देखिए, तो ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार है, कर्ण बटा आधार किसका मान होता है, या आधार बटा कर्ण किसका मान होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये बटे के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा बराबर ये जो है आपका आधार है बी सी और कर्ण है ये सी, और फिर देखिए cos थीटा और थीटा के स्थान पे 30 अंश, देखिए थीटा का मान कितना है, ये देखिए इस कोण के 30 अंश और बटे बी सी, तो बी सी का मान है 8 मीटर और ये सी मालूम ही नहीं है, ये सी मालूम नहीं है, ठीक। अब देखेंगे cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 और बटे 8 बटे ये सी, ठीक। इतना समझ में आ गया, कैची गुणा करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो गुणा कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 3 ये सी और बटे 8 दूना 16, तो ये सी बराबर हो जाएगा 16 बटे करड़ी में 3, ये देखिए आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये देखिए ये बी का मान है और ये सी का मान है, तो देखो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो ये बी और प्लस बी डी के बराबर होगा। तो देखिए ये सी और बी डी बराबर होंगे क्योंकि यही तो पोर्शन टूट कर यहाँ आया है, तो ये भाग बराबर होंगे, ठीक है। तो अब पेड़ की ऊंचाई निकाल लिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका क्या, ये बी प्लस ये सी, ठीक है। तो ये बी का मान 8 बटे करड़ी में 3 और प्लस बी ये सी का मान 16 बटे करड़ी में 3, ठीक। अब देखिए चूंकि हर बराबर है तो इनको एक बार लिखो, हो जाएगा करड़ी में 3, ठीक, और ये 8 प्लस 16 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 24 बटे करड़ी में 3, ठीक, इतना मीटर आ गया।
चूंकि हर करड़ी में ना रहे, इसके लिए आप क्या कर देंगे, परमेयीकरण। क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण करने के लिए अंश और हर में करड़ी 3 का गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 करड़ी में 3 बट्टा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए तो आ गया 8, मतलब 8 करड़ी में 3 मीटर है। ये हो गई पेड़ की ऊंचाई 8। पहले स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे इसको क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए, देखेंगे ध्यान से। कह रहा एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब उसका शिखर देखें यहाँ पर हो। अब ये मान लीजिए शिखर यहाँ पर है, यहाँ पर, और इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर। ठीक, बात समझिएगा। ये फिगर के ऊपर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग फिगर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया। फिर और भूमि के साथ जो 60 अंश का कोण बना, ये शिखर जो है भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाते। देखिए ये जो शिखर है, सॉरी 30 अंश का कोण बनाती है। ये शिखर जो आपका है भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बना ली। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं ये, और यहाँ लिख सकते हैं बी, और यहाँ लिख सकते हैं सी। इतना बात समझ में आई। ये शिखर है, फिसलन पट्टी मतलब ऐसे फिसलन पट्टी बनेगी। देखिए, मतलब ये फिसलन मतलब फिसलने वाली ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर इसका शिखर है और ये भूमि से जो ऊंचाई पर है 1.5 मीटर, तो ये हो गया। अब ये जो कोण बनाती है 30 अंश का, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात समझिए, जिसका आगे कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, इससे जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनकी ऊंचाई लेती है 3 मीटर। मान लीजिए उसका शिखर यहाँ पर है, ये ऐसा, अब ये 3 मीटर बना रही है, 3 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, आगे कह रही है पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश। देखिए 60 अंश का कोण बनाता है, ये जो बना रहा है ये 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 60 अंश का कोण। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब ये फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। क्या बताओगे, फिसलन पट्टी की लंबाई ये वाला, यही तो फिसलन पट्टी है, इसी से फिसलेंगे बच्चे, ये इससे इस पे फिसलेंगे बच्चे, तो ये वाला लंबाई बताना है। तो यहाँ लिख दीजिए P Q R। ठीक है, ये 3 मीटर और 1.5 मीटर। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फिगर के माध्यम से आप आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे। अब देखेंगे 3 है तो 3 और हल डाल देंगे, हल डाल दीजिए। तो इस फिगर में देखिए, इस त्रिभुज में तो लिख देंगे त्रिभुज ये ABC में, त्रिभुज ये ABC में देखेंगे तो क्या है, ये भी बराबर है 1.5 मीटर। ठीक, और उसके बाद कोण C बराबर है 30 अंश। ठीक, और ये जो कोण है आपके 90 अंश है। ठीक, समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फिसलन पट्टी ये निकालना है, तो जो ज्ञात रहे उस भुजा को लो और जिसको ज्ञात करना उस भुजा को लो, हमेशा आपको यही करना है। तो देखो ये ज्ञात है और ये नहीं, तो इस देखिए इस ये 90 अंश इसके सम्मुख भुजा, ये वाला होगा कर्ण। ठीक, और इसके जो कोण दिया रहेगा उसके अनुसार ये होगा लंब और ये होगा आधार। अब आपको ये वाला निकालना है और जो ज्ञात है उसको लेना। तो देखिए ये है लंब और ये है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, तो क्या होता है साइन थीटा। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा और बराबर लंब, तो लंब है आपका ये C और बटे, नहीं सॉरी, लंब है आपका ये B,
लंब है आपका ये बी और कर्ण है ये सी। ठीक, इतना बात हो गया। अब साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पे देखिए यहाँ कितना दिया 30 अंश और बराबर ये भी, तो ये भी एक मान 1.5 और बटे ये सी, तो ये सी कर देंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और बराबर 1.5 और गुणे ये सी, नहीं बटे ये सी, सॉरी ये सी, कैसे गुणा कर देंगे तो ये सी, देखिए ये सी किस में होगा, इसका इसमें बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1.5, तो ये सी बराबर आ जाएगा 3 मीटर। तो पहले फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी 3 मीटर होगी, कितना होगा 3 मीटर। अब दूसरे का देखिए क्या होगा, फिर यहाँ देखिए लिखेंगे पुनः, देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः इस त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ देखिए कर लीजिएगा पी क्यू आर में, इसके नीचे आप सरल कीजिएगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 3 मीटर, ठीक, और कोण आर बराबर दिया है 60 अंश। ठीक, अब देखो ये 90 अंश है, तो 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा होगी कर्ण, और जिस कोण के अनुसार देखेंगे होगा लंब, और एक जो बच जाएगा वो होगा आधार, तो ये आधार है। अब फिर आपको ही निकालना है, क्या निकालना है आपको, ये देखिए ये ज्ञात है तो ये लेंगे, तो ये लंब है, और जिसको ज्ञात करना है ये है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पे 60 अंश और लंब 3 मीटर है, और कर्ण आपका पी आर है, तो पी आर लिख दीजिए। साइन 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2 और बराबर हो जाएगा 3/पी आर। ठीक है, अब कैंची गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा करणी में 3 पी आर और बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, पी आर बराबर हो जाएगा आपका 6/3। ठीक है, चूंकि हर करड़ी में ना रहे, हर करड़ी में ना रहे, इसके लिए परमेयीकरण कर देंगे, तो ऊपर भी कर्णिम 3 गुणे और नीचे भी कर्णिम 3 गुणे, तो अब आपका आ गया 6 कर्णिम में 3 और बटा कर्णिम 3 गुणे कर्णिम 3 3 हो जाएगा, 3 कम 3 3 दूना 6, तो आपका आ गया 2 कर्णिम में 3, अर्थात दूसरे फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी 2 कर्णिम में 3 होगी। इस प्रकार से आपको सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है। सपोज दैट, मान लीजिए एक मीनार है, ये आपका एक मीनार है, ठीक, क्या है, एक मीनार है, ये आपका मीनार है, बात समझिएगा ध्यान से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, मीनार का पाद मतलब ये निचले वाला सिरा है, पाद से 30 मीटर दूरी पर, एक यहाँ एक बिंदु है जो 30 मीटर दूरी पर है, यहाँ से इसकी जो दूरी है 30 मीटर है। ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर है यहाँ पर, ठीक, ये 30 मीटर है। ठीक है, अब समझिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार का शिखर ये है, इसको मिलाएंगे तो बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, ये वाला बनेगा क्या, उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात है, ये ज्ञात करना, ये बताना क्या है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये, और यहाँ लिख दे रहे हैं बी, और यहाँ लिख दे रहे हैं सी, तो ये कोण होगा 90 अंश। अब आपको मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, डालिए हल, और हल में देखिए त्रिभुज ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में। अब क्या क्या दिया है देखिएगा, दिया है बी सी बराबर 30 मीटर, ठीक है, और कोण सी बराबर दिया है 30 अंश। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, देखिए पहले समझ लीजिए, ये 90 अंश है, तो 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, और देखिए इस, और जो कोण दिया रहेगा उसके अनुसार देखेंगे तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। ठीक है, लंबा आधार कर्ण मालूम हो गया। अब आपको हमेशा वह भुजा लेना है जो ज्ञात रहे, तो देखो क्या ज्ञात है, आधार ज्ञात है, और क्या निकालना है, ये वाला निकालना, तो ये लंब है,
तो लंब बटा आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है? tan थीटा। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या? लंब बटा आधार। ठीक है। अब देखिए अब देखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है? ये बी, और बटे आधार कितना है? बी सी। आगे देखेंगे tan थीटा, थीटा के स्थान पर 30 अंश रख देंगे, और बराबर ये भी, तो ये भी का मान पता ही नहीं है, और बी सी का मान 30 है। ठीक है। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 tan 30 अंश का मान 1/3। देखिए tan 30 अंश का मान 1/3 और बराबर ये भी रहेगा, और बटे 30 अंश कैसे गुणा कर लीजिए, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये भी बराबर 30/3। क्या हो जाएगा? 30/3। आगे समझिए, हर को करड़ी में नहीं होना चाहिए, इसलिए परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने के लिए अंश और हर में करड़ी 3 का गुणा कर देंगे, करड़ी खत्म हो जाए इसके लिए, तो ये हो जाएगा 30 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3 3 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 10 करड़ी में 3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 करड़ी में 3। ये हो गया आपका आंसर। अरे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये 5 आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। देखिएगा ध्यान से, भूमि है, मान लीजिए भूमि, ये है आपका भूमि, और यहाँ से पतंग उड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पतंग उड़ रहा है, देखेंगे यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। ठीक, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। ठीक, अभी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर, तो ये 60 मीटर होगा। ठीक है। आगे कह रहा है पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ बिंदु जो है इससे इसकी डोरी को क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। ठीक है, यहाँ बांध दिया गया। ठीक, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव, मतलब ये जो डोरी का झुकाव है भूमि के साथ, ये आपका बनाता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या बनाता है? 60 अंश का कोण। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी एकदम तना हुआ है, इसमें कोई ढील नहीं है, ये मानते हुए डोरी की लंबाई बताइए। ये बताइए लंबाई बताना, ये वाला इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ये देखिए पतंग है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, भूमि से कोण बनाता है 60 अंश, तो ये डोरी की लंबाई बताना, अर्थात यहाँ लिख दीजिए ये, और यहाँ लिख दीजिए बी, और यहाँ लिख दीजिए सी। ठीक, अब देखिए कैसे सरल करेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, डाल देंगे और लिख देंगे हल। हल डालने के बाद देखेंगे त्रिभुज ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में देखेंगे ध्यान से, तो त्रिभुज ये बी सी में देखेंगे आप क्या, ये भी बराबर जो है आपका 60 मीटर है। फिर कोण जो सी है ये आपका 60 अंश है, और ये कोण आपका 90 अंश है। अब इसके अनुसार देखा जाए तो 90 अंश के सम्मुख भुज जैसा हमेशा कर्ण होती है, तो ये हो गया कर्ण, और जिस कोण की मान दिया रहेगा या जिस कोण को लेंगे उसके अनुसार उसके सामने वाला होगा लंब, और जो बच जाएगा होगा आधार। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? डोरी निकालना, तो ये डोरी यही है। ठीक है, ये क्या है? डोरी है, और ये इसकी पतंग की ऊंचाई है। तो ये देखिए डोरी निकालना, और जो एक भुजा दिया रहे, तो ये दिया रहे, तो ये क्या है? कर्ण, और ये दिया है जो क्या है? लंब। तो कर्ण और लंब का संबंध बताने वाला कौन त्रिकोणमिति है? साइन थीटा। तो लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता लंब बटा कर्ण, तो लिख देंगे। फिर देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब कितना है? ये भी, और बटे के कर्ण कितना है? ये सी। तो साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा, थीटा के स्थान पे रख देंगे 60 अंश, ये भी का मान रखा जाए 60 मीटर, और उसके बाद ये सी का मान पता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, और बराबर हो जाएगा 60 बटे ये सी। कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में ये सी बराबर 2, और 60 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, आगे समझेंगे,
ये सी बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 120 बटे करड़ी में 3। ए सी बराबर 120 बटे करड़ी में 3। देखिए ए सी बराबर 120 बटे करड़ी में 3। करड़ी में हर नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका परमीकरण कर देंगे। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो आ जाएगा 120 करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 40 करड़ी में 3 मीटर। अतः जो पतंग की डोरी की जो लंबाई होगी वो 40 करड़ी में 3 मीटर हो गई। इस प्रकार से आपको सरल करना है। तो आशा करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पर्सनली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। और इसके अगले पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए 5 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे सीखेंगे। धन्यवाद।